हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है गॉस सीडल मेथड। दिस इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ गॉस जैकोबी मेथड। जो गॉस सीडल मेथड है वो गॉस जैकोबी मेथड का मॉडिफिकेशन है। गॉस जैकोबी मेथड में थोड़ा सा चेंजेस किया है। गॉस जैकोबी मेथड जो है वो हमने पहले किया था। लेट अस कंसिडर अ सिस्टम। हम एक सिस्टम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे दिया है सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन है। a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। ये हमारा जो है सिस्टम है। ट्रांसफॉर्म द अबव सिस्टम इन द फॉलोइंग फॉर्म। ये जो सिस्टम है उसको हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। हमने गॉस जैकोबी मेथड में किया था। इस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेंगे जो कि बराबर है a1x प्लस b1y प्लस c1z के। तो यहाँ पे इज इक्वल टू d1 इसके बराबर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a1x इज इक्वल टू d1 माइनस b1y माइनस c1z। साइड जो है हमने चेंज किया है, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 ब्रैकेट d1 माइनस b1y माइनस c1z। इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला टर्म हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मिला है। इक्वेशन नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे? ये जो दो टर्म्स है एक्सेप्ट b2y, इन दोनों का साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस। यहाँ पे हुआ है माइनस, और ये जो y के आगे b2 है वो नीचे डिवाइड में आएगा तो हमें मिलेगा y। और इसी तरीके से जो इक्वेशन नंबर थर्ड है उधर हमें c3z को लेफ्ट साइड पे रखना है। फिर उसके बाद ये जो दो टर्म है वो राइट साइड पे जाएगा, हो जाएगा माइनस। और अगर हमें z चाहिए तो c जो है वो डिवाइड में आएगा तो हमें मिलेगा z। ये जो सिस्टम है उसको हमने इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया है। We start with the initial values y is equal to y naught and z is equal to z naught. We get x1 from the first equation. यहाँ पे हम क्या करेंगे? y naught और z naught का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x1 जो कि यहाँ पे दिया है। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने y naught और z naught का वैल्यू पुट किया है। Now using the second equation we use z is equal to z naught and x is equal to x1. Now यहाँ पे हम जो है z के जगह पे z naught यूज़ करेंगे और x के जगह पे x1 यूज़ करेंगे जो कि हमें अभी मिला है, तो हमें मिलेगा y1। इधर हमें x1 पुट करना है और इधर हमें जो है z naught पुट करना है, तो हमें मिलेगा y1 जो कि यहाँ पे दिया है। Finally, having known x1 and y1, we use x is equal to x1 and y is equal to y1. Now हमें यहाँ पे x1 का वैल्यू मिला और यहाँ पे हमें y1 का वैल्यू मिला, तो हमें z1 कैसे मिलेगा? यहाँ पे x1 का वैल्यू और y1 का वैल्यू हमें पुट करना है इस z के इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे जो गॉस सीडल मेथड है इधर हमें क्या करना है? इधर हमें y नॉट का वैल्यू और z नॉट का वैल्यू पुट करना है, तो हमें मिलेगा x1 का वैल्यू। जब हमें x1 का वैल्यू मिला है तब हम x नॉट को जो पुराना वैल्यू है उसको यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम x1 का वैल्यू यूज करेंगे। z नॉट हमें यूज करना है क्योंकि हमें z1 का वैल्यू नहीं मिला है, तो यहाँ पे हमें मिल गया y1। नाउ z1 जब हमें चाहिए तो यहाँ पे x1 और y1 का वैल्यू यूज होगा जो कि हमें अभी मिला है इधर पुट करके। ठीक है, x1 और y1, तो इधर हम x नॉट और y नॉट के जगह पे x1 और y1 पुट करेंगे गॉस सीडल मेथड में। ठीक है, अगर हम गॉस जैकोबी मेथड करते तो यहाँ तीनों इक्वेशन में सबसे पहले जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज x नॉट, y नॉट और z नॉट का यूज होता। यहाँ पे जो गॉस सीडल मेथड है इधर हमें
जो रिसेंट वैल्यूज़, जैसे ही हमें एक्स नॉट का वैल्यू मिलेगा फिर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे इस फार्मूला में, एंड सो ऑन। ऐसे जो है हमें करना है। तो हमें पता है Z1 का वैल्यू कैसे निकालना है। यहाँ पे X1 और Y1 का वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि हमें रिसेंटली मिला है। फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स वी यूज द लेटेस्ट अवेलेबल वैल्यूज ऑन द राइट हैंड साइड। तो जब हमें अननोन्स का वैल्यू पता करना होता है, दीज आर अननोन्स, तो हम जो है लेटेस्ट अवेलेबल वैल्यूज का यूज करते हैं राइट हैंड साइड। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हम जो है लेटेस्ट अवेलेबल वैल्यू का यूज़ करते हैं जब हमें अननोन्स का वैल्यूज़ पता करना हो। दिस प्रोसेस ऑफ इटरेशन इज कंटिन्यूड अंटिल द कन्वर्जेंस इज अश्योर्ड। और इस प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करना है जब तक कन्वर्जेंस जो है अश्योर्ड ना हो। जब हम x, y और z का वैल्यू पुट करते जाएंगे, सबसे पहले तो हम x नॉट और y नॉट और z नॉट निकालेंगे, फिर हम x1, y1 और z1 निकालेंगे, फिर हम x2, y2 और z2 निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें पता चलेगा ये जो x है वो किसी नंबर की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल x नॉट का वैल्यू पहले हमें मिलेगा 2.01, फिर उसके बाद x1 का वैल्यू हमें मिलेगा 2.11, फिर उसके बाद x2 का वैल्यू हमें मिलेगा 2.12। तो ये 2.1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हमें इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करना है जब तक हमें कन्वर्जेंस ना मिले, एक अश्योर्ड कन्वर्जेंस। कितने डिजिट तक हमें निकालना है वो क्वेश्चन में दिया होगा। जब तक हमें वो डिजिट तक वैल्यू ना मिले तब तक हमें इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है। As the current values of the unknowns at each stage of iteration are used in getting the values of unknowns। और यहाँ पे जो है, जो करंट वैल्यूज़ है, जो लेटेस्ट वैल्यूज़ है, जो नया वैल्यूज़ है, इंस्टेड ऑफ एक्स नॉट गॉस जैकोबी मेथड में हम एक्स नॉट यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने लेटेस्ट वैल्यूज़ का यूज़ किया है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि हर स्टेज पे जो करंट वैल्यूज़ है, जो नए वैल्यूज़ है, उसको हम यूज़ करते हैं अननोन्स को पता करने के लिए। यहाँ पे रिमार्क दिया है, द कन्वर्जेंस इन गॉस सीडल मेथड इज़ वेरी फास्ट व्हेन कंपेयर टू गॉस जैकोबी मेथड। तो जो कन्वर्जेंस होगा गॉस सीडल मेथड में वो बहुत ही फास्ट होगा एज कंपेयर टू गॉस जैकोबी मेथड। गॉस जैकोबी मेथड में सबसे पहले हमें एक्स, वाई, जेड निकालने के लिए एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट का वैल्यू यूज़ करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे हमें लेटेस्ट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं जेड पे और वाई पे। ठीक है, तो इधर हमें ये पता चला कि जो गॉस सीडल मेथड है, सपोज करते हैं x का आंसर होगा, x का वैल्यू जो है वो 2 होगा। हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 2। तो जब हम गॉस सीडल मेथड का यूज़ करेंगे तो हमें जो है हम जो है बहुत ही जल्दी आंसर की तरफ 2 की तरफ पहुंचेंगे एज कंपेयर टू गॉस जैकोबी मेथड। अगर गॉस जैकोबी मेथड पे अगर हमें 8th या 9th इटरेशन पे आंसर मिलता है, तो गॉस सीडल मेथड पे हमें 4th या 5th इटरेशन पे आंसर जो है वो मिल सकता है। ये मेथड जो है वो जल्दी पहुंचता है आंसर की तरफ एज कंपेयर टू गॉस जैकोबी मेथड। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय गॉस सीडल मेथड। जो गॉस सीडल मेथड है उसका यूज़ करके इस सिस्टम को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन दिया है, सिंस इन ईच इक्वेशन वन ऑफ द कोफिशिएंट इज लार्जर देन द अदर satisfying the condition for Gauss-Seidel method, we can write the given equations in the following form। Gauss-Seidel method जो है वो एक इटरेटिव मेथड है, और इटरेटिव मेथड में जो डायगोनल पे एलिमेंट्स है वो ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू दी अदर 2 एलिमेंट्स। 6 + 1 होता है 7, 27 जो है वो ग्रेटर है 7 से, ये कंडीशन है। 2 + 6 कितना होगा?
6, 7, 8, 15 जो है वो ग्रेटर है तो यहाँ पर भी सही है। और यहाँ पे जो सी वाला टर्म है इधर 1 + 1 होता है 2, 54 जो है वो ज्यादा है तो ये जो मेथड है वो अप्लाई हो सकता है। इटरेटिव मेथड में ये जो नंबर का मॉड्यूलस है वो ग्रेटर होना चाहिए इन दोनों के मॉड्यूलस के सम से, दैट इज 6 + 1 से, जो कि यहाँ पे है। और उसी तरीके से ये जो नंबर है वो ग्रेटर होना चाहिए और ये जो नंबर है वो ग्रेटर होना चाहिए। जो डायगोनल पे एलिमेंट्स है उसका वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, y का कोफिशिएंट है इक्वेशन नंबर सेकंड में और z का कोफिशिएंट है इक्वेशन नंबर थर्ड में। ये हमने गॉस जैकोबी मेथड में किया था। तो इटरेटिव मेथड जो है उसको अप्लाई करने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। ये कंडीशन जो है वो पूरा होता है इस इक्वेशन में तो हम जो है गॉस सीडल मेथड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से x निकालना है। x कैसे निकालना है, ये जो दो टर्म है उसको हम इस साइड लाएंगे तो इन दोनों का साइन चेंज होगा और ये जो पूरा टर्म्स है ऑन द राइट हैंड साइड उसको हमें 27 से डिवाइड करना है तो हमें मिलेगा x जो कि यहाँ पे दिया है। और सेकंड में हमें क्या करना है, इस टर्म को रखना है 15y को, ठीक है। ये जो टर्म है उसका साइड चेंज होगा तो होगा -2z, ये जो टर्म है उसका साइड चेंज होगा तो होगा -6x। अगर हमें y चाहिए तो 15 डिवाइड में आएगा तो हमें मिलेगा y। और थर्ड में हमें z चाहिए तो z जो है वो होगा 1/54, 110 - x - y, यहाँ पे -y है। We start with y = 0 and z = 0 using the most recent values of x, y, z. Then फर्स्ट इटरेशन में हमें y और z की ज़रूरत पड़ेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तभी हमें x1 मिलेगा। जब हमें पता नहीं है जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज x0 और y0 क्या होता है, तब हम जो है 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, z0 का यूज होगा, ठीक है। z जो है 0 होगा और y जो है 0 होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x1 1/27, 85 - 0 और -0, 6 × 0 0 होगा, प्लस z लिखा है यहाँ पे प्लस साइन है। जब हम इसको 85 डिवाइडेड बाय 27 करेंगे तो हमें मिलेगा 3.15। यहाँ पे प्लस है लेकिन 0 है तो इट डजंट मैटर, यहाँ पे माइनस लिखेंगे लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो है प्लस है। तो जब हम 85 डिवाइडेड बाय 27 करेंगे तो हमें मिलेगा 3.15। उसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन पे आएंगे जिसमें हमें y का वैल्यू मिलता है। नाउ यहाँ पे हम z का वैल्यू पुट करेंगे 0 क्योंकि हमें पता नहीं है। x का वैल्यू अभी हमें नया मिला है 3.15, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 0 हम पुट करेंगे 3.15 जो कि यहाँ पे किया है। तो हमें मिलेगा y1 होगा 1/15, 72 - 6 × 3.15 - 2 × 0 और वो बराबर आता है 3.54 के, ठीक है। उसको जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर का यूज़ करके तो हमें मिलता है 3.54। नाउ हमें निकालना है z में हमें क्या करना है, x और z का वैल्यू पुट करना है जो कि हमें नया मिला है। यहाँ पे z नहीं है, यहाँ पे y है, यहाँ पे हमने z निकाला था तो ये इस साइड जाएगी। ये y जो है वो -y होके यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे z नहीं y है, बुक में मिस प्रिंट हुआ है। तो हमें जो है नया x और y का वैल्यू मिला है, यहाँ पे हम पुट करेंगे x और y का वैल्यू जो कि है 3.15 और -3.54, तो हमें z1 जो है वो मिलता है 1.91। तो हमें मिला है x1, y1 और z1 का वैल्यू। तो जब हमें x2 निकालना है तो यहाँ पे हम y1 और z1 का वैल्यू पुट करेंगे और जब हमें y2 निकालना है तब हम यहाँ पे x2 और z1 का वैल्यू पुट करेंगे। x2 हमें नया मिला है और जब हमें z2 निकालना है तो यहाँ पे x2 एंड ये y है और y2 का यूज़ करेंगे। तो वैसे जो है हमें सेकेंड इटरेशन मिलेगा।
तो हमने फर्स्ट इटरेशन जो है वो अभी किया था, तो फर्स्ट इटरेशन से हमें ये जो 3 वैल्यूज़ है वो मिला, ठीक है। जो रिसेंट वैल्यूज़ है उसका यूज़ करना है XYZ का, हमें मिलेगा सेकेंड इटरेशन। मैंने कहा था आपको सेकेंड इटरेशन कैसे मिलेगा। X2 में यहाँ पे हमें जो है वैल्यूज़ पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जो रिसेंट वैल्यूज़ है इन वैल्यूज़ में से, तो हमें मिलेगा 2.43। और यहाँ पे जो है हमें x2 का वैल्यू पुट करना है और यहाँ पे z1 का वैल्यू पुट होगा, तो हमें मिलेगा 3.57। और z2 में जो हमें 2 नई वैल्यूज़ मिला है उसका यूज़ करना है, तो हमें जो है ये वाला वैल्यू 1.92 जो है वो मिलेगा। एंड उसी तरीके से थर्ड इटरेशन में क्या करना है, x3 जो इक्वेशन हमने किया था उधर हमें जो है रिसेंट वैल्यूज़ यूज़ करना है, ये 2 वैल्यूज़ यूज़ करना है जो कि हमें मिला है, और इसको सॉल्व करके हमें 2.426 जो है मिलेगा। एंड उसी तरीके से अगर हमें y3 निकालना है तो जो रिसेंट वैल्यूज़ है उसका हमें यूज़ करना है, यही जो प्रोसीजर है वही करना है, तो हमें y3 का वैल्यू और z3 का वैल्यू मिल जाएगा। Since second and third iterations are same correct to 3 decimal places, the required solution is x is equal to 2.426, y is equal to 3.572 and z is equal to 1.926। ये जो थर्ड इटरेशन और जो सेकेंड इटरेशन है उसका वैल्यूज़ जो है 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम है, तो x का वैल्यू जो है वो इतना होगा, y का वैल्यू जो है वो इतना होगा और z का वैल्यू जो है वो इतना होगा। लेकिन यहाँ पे जो है 2.426 है, यहाँ पे 2.43 है, x2 जो है वो 2.43 है, x3 जो है वो 2.426 है, ये दोनों सेम नहीं है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम सिर्फ लिखेंगे 1 डेसिमल प्लेस, ये जो 1 डेसिमल प्लेस है दैट इज़ 2.4 और 2.4 जो है वो सेम है। और उसी तरीके से इन दोनों ये दोनों टर्म्स भी जो है थर्ड इटरेशन के y2 और z2 के 1 डेसिमल प्लेसेस तक सेम आता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो x है वो बराबर है 2.4 के, y जो है वो बराबर है 3.5 के और z जो है वो बराबर है 1.9 के। या तो हमें इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है, फोर्थ इटरेशन, फिफ्थ इटरेशन, सिक्स्थ इटरेशन निकालते जाना है जब तक ये जो लास्ट के 2 टर्म्स है पॉइंट के बाद वो भी सेम ना आए। वो डिपेंड होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। अप टू 1 डेसिमल प्लेस कहा है तो हम यही तक करेंगे थर्ड इटरेशन तक, क्योंकि ये पॉइंट के बाद एक जो नंबर है वो सेम है सेकेंड और थर्ड इटरेशन दोनों का। अगर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस लिखा है तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है, तब तक कंटिन्यू करना है जब तक पॉइंट के बाद जो 3 नंबर है वो सेम ना आए उन 2 इटरेशन का। जो सेकेंड लास्ट और लास्ट इटरेशन का ये जो 3 डिजिट्स है वो सेम आना चाहिए और आएगा भी। तो x का वैल्यू हमें मिलता है 2.426, y का वैल्यू हमें मिलता है 3.572 और z का वैल्यू जो है वो हमें मिलता है 1.926। इटरेशन को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे तो हमें ये जो 3 वैल्यूज़ है वो मिल जाएगा।